नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कर्णिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि भाषा क्या है और भाषा के जो विविध स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम चूँकि हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा के बारे में इसलिए बात करेंगे कि सारे प्रतियोगी उत्तर प्रदेश हो या उत्तरांचल हो, उत्तराखंड, बिहार हो, एमपी हो या उत्तर प्रदेश की जो अन्य वैकेंसी है जो SSC के थ्रू आती है, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे BDO का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, RO का हो, ARO का, सब जगह हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है और एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है और नंबर गेन करने का सबसे बेहतर पोर्शन भी यही है। तो अगर ये स्ट्रांग होता है तो आप बेहतर से बेहतर अंक एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पिछली क्लास में बात की थी आपसे भाषा और भाषा का स्वरूप। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें उस पर मिला। तो इसी क्रम में हम अपनी दूसरी क्लास ले रहे हैं जिसका टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, बोलियां एवं क्षेत्र। अब एक एक करके हम देखते हैं इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इसकी एक जो सामान्य समझ है, जो बोलियां हैं किस स्थान पे बोली जा रही हैं, उनका विकास किस तरीके से हुआ है, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कंप्लीट होते हैं आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हिंदी भाषा का जो विकास है कितना महत्वपूर्ण तरीके से रहा है और जो इसकी प्रमुख बोलियां हैं और उनके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और जो संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास दोस्तों संस्कृत भाषा से हुआ है। अब संस्कृत भाषा से कैसे हुआ है? जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत एक्चुअली मान लिया जाए कि भारत की कई सारी भाषाओं की जननी रही है, चाहे वो हिंदी है, चाहे बांग्ला हो, चाहे मराठी हो, चाहे महाराष्ट्री हो या असमिया हो या सिंधी हो। इन सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। अब संस्कृत चूँकि पहले एक परिनिष्ठित भाषा थी, व्याकरणनिष्ठ भाषा थी, तो जनमानस में वार्तालाप तो होती थी लेकिन जनमानस की भाषा नहीं बन पाई क्योंकि साहित्यिक रचनाएं हुई, शासन कार्य संस्कृत में हुए, शिक्षा के काम संस्कृत में हुए, लेकिन जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी संस्कृत में धीरे धीरे त्रुटियां आने लगी। उस त्रुटियों से नई भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि संस्कृत से कैसे विकास होता है। सर्वप्रथम देखते हैं कि भाषा क्या थी हमारी, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत जो है धीरे धीरे टूटने लगी, उसमें विकार पैदा हुए। विकार का मतलब होता है कि जो शुद्धतम रूप है उसमें विकृति पैदा हो जाना। तो संस्कृत का जो है धीरे धीरे जो है साधारण जनमानस में भाषा फैली और यह भाषा आई आपकी पाली। पाली अधिकतर जो है कहा जाता है कि प्राचीनतम जनमानस की सबसे पहली ये भाषा है जो सभी संपूर्ण जनमानस में व्याप्त थी, बोली जाती थी। इसी पाली को जब बुद्ध भगवान, अब देखिए भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था इसी भाषा में दिया था। किस में दिया था? पाली में। और उससे पहले जो संस्कृत भाषा थी गुप्त काल के, उस समय संस्कृत भाषा का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता था, लेकिन जनमानस में धीरे धीरे भाषा का विकार उत्पन्न हुआ और वो संस्कृत से धीरे धीरे पाली भाषा में कन्वर्टेड हो गई। पाली भाषा का भी धीरे धीरे टूटते हुए एक नई भाषा के रूप में जन्म लिया, वो भाषा कहलाई प्राकृत। अब दोस्तों ये एक एक्चुअली संस्कृत भाषा
से पाली का प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय धीरे धीरे प्राकृत के रूप में भी भाषा का जन्म होने लगा। अब दो क्वेश्चन जो ऐतिहासिक क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से आप समझिए कि जैसे कि गुप्त काल की जो भाषा थी, गुप्तों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। अब इतिहास का दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो उसका आंसर हो जाएगा पाली। तीसरा क्या है कि भगवान वर्धमान ने, महावीर स्वामी ने जो अपना जो है उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? तो वो प्राकृत भाषा में दिया। अब देखिए यही प्राकृत भाषा धीरे धीरे टूटते हुए अपभ्रंश में बदली और यही अपभ्रंश से कई सारी भाषाओं का जन्म हुआ और यही अपभ्रंश भाषा ही हमारी, देखो इधर ना करके इधर हम कर दे रहे हैं, ऐसे एरो लगा दे रहे हैं। अपभ्रंश भाषा से हमारा हिंदी का विकास हुआ। तो अब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी क्रम के रूप में कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है? अब कहीं एक तो क्रम ये दे दिया, दूसरा क्या किया, कभी कभी पाली को प्राकृत के जगह पे कर दिया या अपभ्रंश को यहाँ पे ले आ दिया या पाली प्राकृत सही है हिंदी करके फिर अपभ्रंश कर दिया, तो वो क्रम चेंज हो जाते हैं। तो वो कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है? संस्कृत, संस्कृत से जन्मी पाली, पाली से जन्मी प्राकृत और प्राकृत से जन्म हुआ जो अपभ्रंश का और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। यह सही जो है तरीका है विकास का, हिंदी भाषा का इस तरीके से विकास हुआ जो आज जो हिंदी बोल रहे हैं वो काफ़ी परिनिष्ठित हो गई है और अपने काफ़ी प्रचलन में हो गई है। लेकिन एक समय था कि हिंदी का बात नहीं होती थी। अब दूसरी चीज़ आती है कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ? नामकरण, सबसे पहले हिंदी शब्द का उपयोग अवेस्ता, जद अवेस्ता एक धार्मिक पुस्तक है। किसकी है? पारसियों की। किसकी है? पारसियों। पारसियों की एक धार्मिक पुस्तक है। इनको आप ईरानी भी कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं? उस समय चूँकि ईरान के इलाके में रहते थे तो ये क्या कह सकते हैं? ईरानी। ईरानियों की ये जो धार्मिक पुस्तक है अवेस्ता, सबसे पहले वहाँ पे हिंदी का नाम आया था। किसका नाम आया था? हिंदी का। तो उसके बाद भारत में कई सारे आक्रमण हुए, ये आप जानते हैं, इतिहास का विषय रहा है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो पहले लेन देन भी था, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी पारसियों, फारस की खाड़ी रहती है जहाँ पे ईरान है, फारस हुआ, अरब हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, यहाँ पे सब में व्यापार चलता रहा है। तो उस समय पारसियों ने यानी कि ईरानियों ने सबसे पहले हिंदी नाम का प्रचलन किया। हिंदी का उस समय सबसे जो है व्यापक अर्थ में हिंदी का मतलब होता था संपूर्ण भारत का क्षेत्र। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हिंदी एक भाषा का, हिंदी का मतलब ये था संपूर्ण भारत का क्षेत्र और हिंदू का मतलब होता था भारत के क्षेत्र में रहने वाले लोग। वहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ पे आप द्रविड़ हैं या आप तमिल हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदी जो है का मेन उद्देश्य यही था। धीरे धीरे इसका व्यापकता कम होती गई और हिंदी एक भाषा के रूप में बढ़ती गई। तो इसलिए अगर पहली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी का नामकरण कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो हिंदी का नामकरण ईरानियों द्वारा हुआ या अरबियों द्वारा हुआ। अब एक चीज़ और आपको यहाँ से बता दें, जैसे संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा पाली में विकृत हुई, पाली से प्राकृत में हुई, प्राकृत से अपभ्रंश में हुई। तो जब ये अपभ्रंश भाषा जो जनमानस में व्याप्त थी, लोगों द्वारा व्याप्त थी, उस समय भारत में मुस्लिमों का भी जो है शासन व्यवस्था थी और वहाँ पे क्या हुआ करता था कि अरब का काफ़ी वर्चस्व था, क्योंकि मुस्लिम अधिकतर
अरब से आए हुए थे, तो अरब का वर्चस्व था और अरब के कारण यहाँ पे अरबी जो है काफ़ी प्रचलन में आ गई। ठीक है, या ईरानियों का था, ईरानियों का था, ईरानी क्या बोलते थे? फ़ारसी बोलते थे। क्या बोलते थे? फ़ारसी। ठीक है, अब क्या हुआ, अरबी और फ़ारसी का काफ़ी प्रचलन बढ़ा, तो इस प्रचलन के कारण हिंदी का समावेशन हुआ। ठीक है, और संस्कृत की जो है के कारण से जो अपभ्रंश टूटा वैसे भी हुआ। तो अब यहाँ पे हिंदी का क्या हुआ, हिंदी को दो तरीके से लिखा जाने लगा। बोला तो हिंदी ही जाता था, लेकिन लिखा जो जाने लगा, एक तो संस्कृत की जो लिपि थी, संस्कृत की क्या लिपि है? ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी को और क्या बोल सकते हो आप? वांग्मय। वांग्मय देवनागरी। क्या बोल सकते हो? वांग्मय देवनागरी। जब जो है संस्कृत, ये संस्कृत की लिपि है। ठीक है, क्या है? ब्राह्मी लिपि है, या इसी को वांग्मय देवनागरी लिपि कहते हैं। वांग्मय, अब देखो कभी क्वेश्चन पूछ लिया संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि दे दिया या वांग्मय देवनागरी दे दिया, तो आप संस्कृत की जो है लिपि मार देंगे। या कभी कभी पूछ लेता है हिंदी की कौन सी लिपि है, तो हिंदी जो है वांग्मय शब्द हट जाता है, हिंदी की जो लिपि आती है उसे, चूँकि संस्कृत से ही लिया गया, अभी इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि संस्कृत से जो लिपि हुई वांग्मय देवनागरी थी, और जो अन्य लोगों द्वारा बोली गई, अरबियों द्वारा, इन्होंने भी हिंदी को अरबी लिपि में लिखा। इन्होंने क्या किया? अरबी फ़ारसी लिपि में लिखना चालू किया। तो क्या हुआ, हिंदी का बोलना तो दो तरीके से हो गया, कि बोल तो एक ही चीज़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिपियाँ जो हैं बदल गई। ये एक लिपि हो गई अरबी और एक हो गई देवनागरी। इससे क्या हुआ कि जब धीरे धीरे इससे विकास हुआ, तो यहाँ पे धीरे धीरे हिंदी कहा जाने लगा, और ये धीरे धीरे उर्दू में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? उर्दू में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि उर्दू का विकास किससे हुआ है, तो उर्दू का विकास किससे हुआ है? हिंदी भाषा से हुआ है। और लिपि इसकी क्या हो जाती है? अरबी लिपि हो जाती है। ठीक है, तो अब हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। ये हम थोड़ा सा बता दिए आपको, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होगी, इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे देवनागरी लिपि होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसके जो चिन्ह जैसे लिखे गए वैसे ही उच्चारित हुए। संस्कृत में जो क्लिष्टता थी, हिंदी भाषा में वो क्लिष्टता ख़त्म हो गई। ये हिंदी भाषा की सबसे बड़ा गुण है कि पहला एक गुण है कि जैसे लिखा जाएगा वैसे बोला जाएगा। दूसरा कि कठिनता, भाषा में सरलता है। विश्व की सारी भाषाओं में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो बहुत ही सरल और सहज रूप में बोली जाती है। ये इस भाषा की खासियत है। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अगर क्वेश्चन आता है तो किससे कहोगे? अपभ्रंश से हुआ। अब अपभ्रंश में भी कभी कभी पूछ लेता है, कई सारी अपभ्रंश शैलियाँ हैं। जैसे देखिए, खस अपभ्रंश है, ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश है, ठीक है, और क्या है? पैसाची अपभ्रंश है, मगधी अपभ्रंश है, तो इन सब से अलग अलग अपभ्रंशों से अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे अगर हम कहा जाए कि
हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास इससे हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। मगधी भाषा का से अपभ्रंश से क्या हुआ? जो हुआ भोजपुरी का विकास हुआ, जो कि हिंदी की एक बोली है। मैथिली का हुआ, ठीक है, बांग्ला का हुआ, असमिया का हुआ। ये मगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, नेपाली, और इसमें कई सारी बोलियां हैं जो इनसे विकास हुआ। क्वेश्चन पूछा है कई बार कि पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो वो है पंजाबी का। किसका हुआ है? पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है इससे हुआ है, या लहदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लहदा। उसका विकास भी इसी जो है अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। एक अपभ्रंश और चलता है, बाचड़ अपभ्रंश। देखिए क्या है? बाचड़ अपभ्रंश। इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। अब हुआ महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इससे किसका विकास हुआ? इससे जो है मराठी का हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं संस्कृत भाषा से लगभग आर्य की इतनी सारी भाषाओं का विकास हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो यहाँ से अब ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे मैं एक बार बोलता चल रहा हूँ, आप भी इसे दोहराते चलिए। जैसे हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा का जो है विकास कैसे हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि सिंधी भाषा, ये सिंधी लिख दिए हैं, सिंधी ऐसे लिखिएगा। सिंधी भाषा का जो है विकास किससे हुआ है? तो बाचड़ अपभ्रंश से हुआ। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जिनको आपको याद रहना चाहिए। आगे भी और हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इन तरह, और जैसे कह दिया गया कि पूर्वी हिंदी में जो बिहारियों का क्या, बिहारी भाषा है उसका जो है विकास कैसे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी में मगधी अपभ्रंश में जो आएंगी, मैथिली आएगा, भोजपुरी आएगा, और एक आता है मगही क्षेत्र आता है, मगही। इसका भी विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी है, अवधी का विकास कैसे हुआ है? तो अवधी का विकास हुआ है अर्ध मगधी से। किससे हुआ है? अर्ध मगधी से, ठीक है। तो ये सारी जो है अपभ्रंश हैं जिनके द्वारा हिंदी के प्रमुख जो है विकास में सहायता रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से, मूलतः संस्कृत भाषा से हुआ है। इसीलिए संस्कृत भाषा के जो अक्षर चिन्ह हैं वही अक्षर चिन्ह लगभग हिंदी भाषा में है। आगे हम वर्णमाला में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से अक्षर चिन्ह हैं और जो है हमारे जो है हिंदी भाषा के कोई वर्णमाला में आते हैं। अब हम एक समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये तो हम समझ लिए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं, ये इसलिए मुझे बताना ज़रूरी लग रहा है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जा रही है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे हरियाणवी दे दिया, ब्रज दे दिया, अवधी दे दिया और नेपाली दे दिया। अगर आप उस बोलियों के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप गलती कर जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा जो है उन एक ऐसे चार्ट भी बनाता चल रहा हूँ, उनके क्षेत्र भी डिस्कस करता चल रहा हूँ और आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि कैसे होता है। पहला क्वेश्चन एक बार पूछा है कि हिंदी भाषा को कितने
उपभाषा में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा को कितने उपभाषा में विभाजित किया गया है, तो उसका नाम है 5 उपभाषा में, 5 उपभाषा में इसको विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और इन उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां समाहित हैं और वो बोलियां प्रमुखता किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इससे हमें लगेगा कि हमारा जो है ये पूरा चैप्टर सही है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और एक चार्ट बनाते हैं। मैं चार्ट इसलिए बना रहा हूँ, चार्ट थोड़ा सा पढ़ने में सरल रहता है और आसानी से किया जा सकता है। देखिए, अगर आप भी बनाना चाहते हैं साथ में आ जाइए, यहाँ डालिए उपभाषा। ठीक है, और अब इसमें कौन सी बोलियां हैं, ठीक है, और क्षेत्र कौन से। एक एक उपभाषा को देखते चलते हैं, उन और उस उपभाषा का विकास कैसे हुआ है ये भी देखते चलते हैं। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम जो है फिर से रिवाइज करके इससे इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लिया जाएगा। तो पहला उपभाषा क्या है, हमने बताया ना हिंदी 5 उपभाषा में बांटी गई है। तो पहला उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। आप इसी को थोड़ा सा और ये इसका विकास किससे हुआ है ये देख लेते हैं। तो इसका विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। और खड़ी हिंदी का विकास भी अगर क्वेश्चन पूछता है खड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है तो हम लोग कह देते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख बोलियां हैं वो देखते हैं। पहली इसकी प्रमुख बोली है बुंदेली। नाम से जाहिर है बुंदेली क्या है? बोली है। और इसका क्षेत्र क्या होगा? नाम से बोल सकते हैं आप बुंदेली क्षेत्र। अब जो बच्चे इस क्षेत्र में हैं वो तुरंत उनका माइंड एब्जॉर्ब कर लेगा, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ये भाषाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे का हो लल्ला हम हो सुन तो हो, तो वो बोलियाँ तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो आप कभी जब उस क्षेत्र में जाइए और उन लोगों के विकास में ठीक है, उन लोगों के विकास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका माइंड तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने कौन सी बोली बोली है। तो इससे क्या होगा, आपकी समझ भी अच्छे से बढ़ेगी और वहाँ के लोगों के प्रति भी आपका सम्मान बढ़ेगा। कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा मान लीजिए उनको खड़ी हिंदी आ रही है, थोड़ा समझदार हैं, तो किसी की कोई अगर बोली में बोल दिया, भोजपुरी में बोल दिया या अवधी में बोल दिया तो उनका मजाक लोग उड़ा लेते हैं। तो हमको ऐसा मजाक भी नहीं करना है। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? तब जब आपकी समझ बढ़ी रहेगी तो आप मजाक नहीं करेंगे, आप उसको सीरियस लेंगे, उसको समझेंगे और उसका लुत्फ़ लेना चाहेंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र लिख दे रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में आप लोग खुद स्वयं जानते हैं, पहला बुंदेलखंड क्या है? झांसी। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो झांसी आता है, छतरपुर आता है। ठीक है, छतरपुर आता है, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, होशंगाबाद, अरेछा आता है। तो 2-1 चीज़ें लिख देते हैं। कौन सा? जालौन, अरेछा, होशंगाबाद। ठीक है, इसके पास ग्वालियर आता है, इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं।
ग्वालियर हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र। जब आप अब इधर इस क्षेत्र पे जाएंगे तो आपको आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी बोली बोली जा रही है और इसका कैसे विकास हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में इसी पश्चिमी हिंदी में दूसरी जो बोली आती है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग अपने यहाँ पे ये इसको सेकंड डाल लीजिएगा, सेकंड डालिएगा और यहाँ पे लिखिएगा खड़ी बोली। यहाँ पे लिखिएगा खड़ी बोली। और खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। और इसी को ही सर हिंदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सर हिंदी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र हैं, इसके जो क्षेत्र हैं वो इस पर देख लेते हैं एक बार हम लोग। खड़ी बोली, अब जैसे हम जानते हैं कि खड़ी हिंदी का विकास, खड़ी हिंदी का विकास, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि खड़ी हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो खड़ी हिंदी का विकास सर हिंदी या कौरवी से हुआ है। पहला एकदम टू द पॉइंट जो है आंसर आ जाएगा, खड़ी हिंदी का विकास। अब इसका विकास, इसका क्षेत्र क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी हिंदी का विकास किधर से हुआ है, तो मेरठ क्षेत्र के आसपास के जो बोलियां बोली जाती हैं उनसे खड़ी बोली का, खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरठ क्षेत्र में मेरठ नाम आएगा ही, ये आप लोग जान ही रहे हैं। सहारनपुर आएगा, सहारनपुर आएगा, देहरादून आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसके आसपास के? और जो मुजफ्फरनगर आएगा, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आएगा, बिजनौर आएगा, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, बिजनौर। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो आएंगे वो जो है यहाँ के मुरादाबाद आदि जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे खड़ी हिंदी, कौरवी या सरहिंदी जो है बोली जाती है। और इसी कौरवी से ही, इसी सरहिंदी से ही हिंदी, खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, कैसे पूछा है कि खड़ी हिंदी का विकास कैसे हुआ है, तो खड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? कौरवी व सरहिंदी बोली से हुआ है। फिर कभी पूछता है खड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर कभी कभी पूछ लेता है खड़ी हिंदी का विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए तीसरी इसी में आते हैं कि पश्चिमी हिंदी में तीसरी जो बोली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और साहित्यिक रूप से बहुत ही रिच है, जिसे हमने कहा ब्रज भाषा, जिसे हमने कहा ब्रज भाषा। अब नाम से ही समझ गए कि भैया कृष्ण भगवान की नगरी। ठीक है, ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये सब जो है, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, ये सारा क्षेत्र जो है आपका आता है मथुरा क्षेत्र में। तो हम आप लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये आइएगा कौन सा क्षेत्र? मथुरा, आगरा, एटा, बुलंदशहर। ठीक है, बरेली, हाथरस, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। एटा लिखे नहीं, एटा, बदायूं, मैनपुरी आदि यहाँ के आसपास की जो बोलियां हैं। अब देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं,
तो डिस्ट्रिक्ट का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, तो कहीं पे किसी किनारे पे लगा होता है तो वहाँ पे कई जगह पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह ब्रज बोली जा रही है, कुछ जगह जो है खड़ी हिंदी बोली जा रही है, ये भी थोड़ा सा होता है। तो इतना एकदम एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट किया जाता, लेकिन लमसम क्षेत्र को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमी हिंदी में जो ब्रज भाषा है वो उसका विकास सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। वो बदायूं, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, इस जो है क्षेत्र के आसपास ये बोली बोली जाती है। इसी में जो चौथा आता है वो आता है कन्नौजी। कौन सा क्षेत्र आता है? कन्नौजी। अब कन्नौजी में कन्नौज के आसपास का क्षेत्र जो होगा वहाँ बोली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसको हम लिखते हैं पश्चिमी हिंदी में एक और बोली ज़्यादा पॉपुलर है, चलती है, वो कौन सी है? कन्नौजी है। और कन्नौजी में कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें से प्रमुख जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से होंगे? एक इटावा होगा, फर्रुखाबाद होगा, कानपुर होगा, शाहजहांपुर होगा, ये उन्नाव होगा। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये रहते हैं। तो कौन कौन से हैं? कानपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, और कौन सा है? इटावा, हरदोई, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये क्या कहलाएंगे? कन्नौजी के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब इसका पांचवा जो पश्चिमी हिंदी में पांचवी जो बोली है वो हमारी क्या होती है? पांचवी है बंगारू। अब बंगारू क्या है? इसको हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब समझ गए कहाँ बोली जाती है? अब इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बंगारी कहाँ, बंगारू कहाँ बोली? हरियाणा के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, दिल्ली के देहाती क्षेत्र, करनाल। ठीक है, करनाल हो गया, और क्या हो गया? रोहतक हो गया, हिसार हो गया, पटियाला हो गया, जिंद हो गया, नाभा हो गया, आदि जो क्षेत्रों में बोली जाती है बोलियाँ वो बंगारू हरियाणवी जो बोली है ये बोली जाती है। ये हिंदी उपभाषा की पहली भाषा पश्चिमी हिंदी का में 5 बोलियां प्रमुखता से बोली जाती हैं, और छोटी छोटी बोलियां बोली जाती हैं, उनका हम नहीं ध्यान देते, लेकिन प्रमुख रूप से ये 5 बोलियां बोली जाती हैं। अब हिंदी उपभाषा में हम दूसरी जो बोली है उसको हम देख लेते हैं। दूसरी जो बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब हमने इससे पहले ही डिस्कस किया था कि इसका विकास किससे हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आएंगी वो भी हम देख लेते हैं। इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमगधी से। यहाँ पे आप नोट डाउन करिए। पूर्वी हिंदी जो उपभाषा क्षेत्र है इसका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें पहली जो बोली है वो है अवधी, बहुत ही प्रचलित है। रामचरितमानस इसी में लिखा गया है। इसी को वैशवाणी भी कहा जाता है, इसी को कौशली भी कहा जाता है, क्योंकि कौशलपुर के आसपास की बोली है वैशवाणी।
इसको वैशवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो अवधि का जो क्षेत्र है ये आप आराम से बोल सकते हैं कि अवध क्षेत्र कौन कौन सा है। अवध क्षेत्र आता है लखनऊ रीजन, फैज़ाबाद का रीजन। अब लखनऊ फैज़ाबाद के रीजन का जो क्षेत्र है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं? लखनऊ, बिल्कुल सही। उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद फैज़ाबाद। फैज़ाबाद को अब क्या नाम दे दिए हैं? अयोध्या। ठीक है, इलाहाबाद को अब आप लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आते हैं। मिर्ज़ापुर हो गया, सीतापुर हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं ये अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है प्रमुख रूप से वो क्या कहलाती है? अवधी कहलाती है। अब जो लोग यहाँ के क्षेत्र के हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के हैं उनको अब जैसे ही वो इन क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे, उनकी बातचीत समझेंगे, उनको लगेगा कि हमने हाँ ये एक नई बोली है, उसके बारे में हमने समझ लिया है। और हो सकता है कि आप समझ भी रहे हों, आप नाम से ना जानते हों तो ये नाम भी जान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही है वो अवधी बोली जा रही है। अब पूर्वी हिंदी में अवधी है। अवधी के बाद दूसरी जो उपभाषा है इसकी दूसरी बोली है, बहुत ही पॉपुलर है, बघेली। बघेली ये कहाँ बोली जाती है? रीवा क्षेत्र के आसपास। कहाँ बोली जाती है? रीवा क्षेत्र के आसपास। रीवा क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। अब जब मैंने कह दिया रीवा क्षेत्र के आसपास बोली जाती है तो आपका माइंड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा कि रीवा के क्षेत्र के पास आसपास के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो रीवा है, बिल्कुल सही, जबलपुर है, दमोह है, बालाघाट है, फतेहपुर है, मांडला है और हमीरपुर है, बांदा है। तो वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? रीवा है, जबलपुर, मांडा, बांदा, हमीरपुर। ठीक है, इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं फतेहपुर, ठीक है, बालाघाट, आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बघेली बोली जाती है। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो एमपी का इलाहाबाद के किनारे वाला क्षेत्र है वहाँ पे बघेली बोली जाती है। ठीक है, तीसरा जो है पूर्वी हिंदी की तीसरा जो भाग है वो है छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। नाम से ही एकदम समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या है? रायपुर है, खैरागढ़ है, रायगढ़ है, ठीक है, दुर्ग है, ये सारे क्षेत्र जो हैं। अब इसी छत्तीसगढ़ी को कभी भी खलटाही कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है खलटाही कहाँ बोली जाती है, तो आप खलटाही छत्तीसगढ़ी को ही कहते हैं। इसी को लहरिया भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है कि हम जो है खलटाही बोल देते हैं और इसी जो है बोली को लरिया बोला जाता है। सॉरी, लरिया। ठीक है, अब ये क्षेत्र कौन कौन सा है? रायपुर, रायगढ़, ठीक है, दुर्ग, बिलासपुर, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये बोला जाता है। ठीक है,
कांकेर। ठीक, तो पूर्वी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मेनली 3 उपभाषा है पूर्वी हिंदी की, जो कि इसकी प्रमुख बोलियां हैं अवधी। अवधी को वैशवाड़ी भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, कौशली भी कहा जाता है। लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। बघेली है, रीवा के आसपास के क्षेत्र हैं। और छत्तीसगढ़ी यानी इसे खलटाही भी कहा जाता है। और ये जो रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर आदि के आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला जो उपभाषा क्षेत्र है पूर्वी हिंदी के बाद राजस्थान के आसपास जो बोली बोली जाती है वो हम देखते हैं। इसे क्या कहेंगे, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी का विकास भी सैन्य अपभ्रंश से हुआ है, एकदम आप नोट कर लीजिए। राजस्थानी हिंदी का विकास भी किससे हुआ है, सैन्य अपभ्रंश से हुआ। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं, पहली कौन सी है, आप नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते रहेंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। साथ में इसका PDF भी हम उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके जो है PDF उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी में सबसे प्रमुख कौन सी है, मारवाड़ी। कौन है, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में जो एरिया आता है वो कौन सा आता है, जोधपुर का एरिया आता है, अजमेर का आता है, किशनगढ़ का आता है, मेवाड़ का आता है, जैसलमेर का आता है, बीकानेर का आता है, सिरोही का आता है। तो हम लिखते चलते हैं, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, अजमेर। ठीक है, जैसलमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, किशनगंज, आज जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, दूसरी इसकी कौन सी आती है, दूसरी इसकी आती है मेवाती। मेवाती को हम क्या कहे जाते हैं, अहिरवाटी भी कहते हैं। दूसरी इसकी जो बोली है वो क्या है, मेवाती। और मेवाती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अहिरवाटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी में अहिरवाटी बोली किस एरिया में बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, या अहिरवाटी को निम्न में किससे कहा गया, मारवाड़ी को कहा गया, मेवाती को कहा गया, जयपुरी को कहा गया, या अन्य कोई दे दिया। तो अहिरवाटी क्या है, मेवाती से संबंध है। और ये बोली जाती है मुख्यतः कहाँ पे बोली जाती है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, हरियाणा के गुड़गांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोली जाती है। थोड़ा बहुत दिल्ली में भी बोली जाती है। दिल्ली के आसपास भी थोड़ा बहुत बोलने को मिल जाता है। करनाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिल जाता है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ये बोलने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरा इसका जो है जो बोली है जयपुरी है, जयपुरी है। इसी को जयपुरिया भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जयपुरिया भी कहते हैं। और इसी को हम बहुत प्रचलित नाम है ढूंढाड़ी, इसी का जो प्रचलित नाम है ढूंढाड़ी, वो भी जो है यहीं पे बोली जाती है, ढूंढाड़ी। अब ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र।
जयपुर। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा आएगा? जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, किशनगढ़। जयपुर, मुख्यतः जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़, जहाँ पे ये जो है बोली जाती है। कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि सर किशनगढ़ 2 बार है, तो एक जान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट होता है जैसे बहुत बड़े एरिया में है, तो कुछ भाग दूसरे भाषा से इन्फ्लुएंस है, कुछ भाग दूसरे भाषा से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ढूंढाड़ी बोली किस भाषा क्षेत्र के आसपास बोली जाती है? तो आप इसको याद रखिएगा, ढूंढाड़ी जो है इसको जयपुरी भी कहते हैं, जयपुरिया भी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। इसी में एक और आता है, इसी यहीं लिख देते हैं हम थोड़ा सा, मेवाती। मेवाती हमने लिख दिया है। इसी में आता है मालवी। मालवी मतलब मालवा क्षेत्र जो है उसके आसपास बोली जाने वाली बोली। मालवा क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? जैसे उज्जैन है, इंदौर है, देवास है, रतलाम है, भोपाल है, होशंगाबाद है। तो क्या है? उज्जैन। उज्जैन में शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर का। और इंदौर है। इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। इसकी रैंकिंग कितनी है? नंबर 1। भारत का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर है। ठीक है। देवास है, देवास में पेपर मिल है। भोपाल है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद में भी छपाई कारखाना है। ठीक है। तो मालवी क्षेत्र जो कौन सा है? मालवा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो मालवी क्षेत्र कहलाते हैं। और मालवी क्षेत्र के आसपास उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, होशंगाबाद आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो मालवी बोली जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थानी हिंदी को चार प्रमुख बोलियों द्वारा बोली जाती हैं, जिसमें कौन से? मारवाड़ी, मेवाती जिसे अहिरवाटी भी कहा गया है, ढूंढाड़ी यानी जयपुरिया या जयपुरी, और मालवी। ये सारे जो है बोलियों के क्षेत्र आते हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी के बाद जो अगली उपभाषा है वो है हमारी बिहारी हिंदी। अब आ जाइए भैया बिहार में। बिहार का नाम लेते ही लोग भोजपुरी याद कर लेते हैं। ठीक है कि भैया बिहार है तो सिर्फ भोजपुरी है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में उतनी भोजपुरी नहीं बोली जाती है जितना कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। बिहारी हिंदी पूर्वी हिंदी में ही आता है, लेकिन चूँकि इसका जो अपभ्रंश है ये मगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है? मगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। हमने थोड़ा सा पहले बताया था ना कि मगधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा और बोलियों का विकास हुआ है। ठीक है। तो बिहारी हिंदी जो है का विकास, इसमें 3 प्रमुख हैं। सबसे पहला कौन सा है? भोजपुरी। बात करते हैं भोजपुरी। अब ऐसा नहीं है कि बिहार का नाम लिए तो संपूर्ण बिहार में भोजपुरी ही बोली जाती है, नहीं। भोजपुरी मुख्यतः पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि बनारस, गाजीपुर, बलिया, चंपारण, ये बिहार में है, आरा, ये बिहार में। ठीक है।
गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देख सकते हैं, बस्ती, यहाँ सब। अब ये देख लीजिए, इसमें मुख्यतः जो ज़्यादा क्षेत्र क्या है, यूपी के ही आते हैं और कुछ क्षेत्र बिहार के भी आते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि बिहार का जो पश्चिमी एकदम भाग है, जो यूपी से सटा हुआ है वहाँ, और यूपी का एकदम जो पूर्वी भाग है, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, ठीक है, छपरा आदि क्षेत्र में भोजपुरी प्रमुखता रूप से बोली जाती है। दूसरा है कि जब हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, मध्य बिहार में जाते हैं, तो वहाँ पे भोजपुरी का स्वरूप बदलता है। वहाँ भोजपुरी ना बोल के मगही बोलते हैं, और मगही पान भी बहुत प्रसिद्ध है, खाई के मगहिया पान जी, ठीक है। तो खाई के मगहिया पान, तो मगही क्या है, मगही क्षेत्र जो है वो कौन सा आता है आप जान लीजिए, जो पटना का क्षेत्र है, ठीक है, पटना के पास का क्षेत्र, गया के पास का क्षेत्र, ठीक है। और क्या है, पलामू है, पलामू है, ठीक है, हजारीबाग है, मुंगेर है, भागलपुर है, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है, हजारीबाग, आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मगही बोली जाती है, ठीक। अगर अब सोच लीजिए कि भोजपुरी मेनली बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, चंपारण, छपरा, इस यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और पटना, गया, पलामू, मुंगेर, भागलपुर जो मध्य बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे मगही प्रमुखता से बोली जाती है। यहाँ पे टोन में थोड़ा सा खिंचाव होता है। आप जब अब बातचीत करेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि जो भोजपुरी है और मगही कितने अंतर है। कई आपके अगर ये बिहार के कई सारे अगर मित्र हों तो आप उनसे जब बातचीत करेंगे तो अब आप स्पष्ट समझ में आ जाएंगे कि भोजपुरी और मगही में क्या डिफरेंस आता है। और जब थोड़ा सा और ये चले जाइए थोड़ा सा नेपाल साइड के पास और झारखंड के आसपास, तो एक और वो बोली होती है मैथिली। भारत सरकार ने इसको जो है राजभाषा के रूप में ऐड कर लिया है, ठीक है। तो मैथिली जो बोली है इसी को तिरहुतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरहुतिया। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? तिरहुतिया। और ये कहाँ बोली जाती है? मिथिला प्रदेश के आसपास। मिथिला प्रदेश के आसपास ये बोली जाती है। मेनली कौन सा है? जैसे मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर है। ये जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पे बोली जाती है मैथिली। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, मैथिली एक ऐसी बोली है जो देवनागरी के साथ साथ दूसरी एक लिपि है कैथी लिपि, उसमें भी लिखी जाती है। तो यहीं पे थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये किस किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी में भी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि भी लिखी जाती है। थोड़ा सा लिख लीजिए तो याद रहेगा जब आप रिवाइज़ करेंगे। दूसरी किस में लिखी जाती है? ये कैथी लिपि में भी लिखी जाती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिली किस लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी नहीं दिया है, कैथी दिया है, तो आप कैथी को सही उत्तर मान सकते हैं।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बिहारी हिंदी जो हिंदी उपभाषा की चौथी उपभाषा है, हिंदी भाषा की चौथी भाषा है, वो मगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसमें 3 प्रमुख बोली भोजपुरी, मगही और मैथिली है, और इनके आसपास के क्षेत्र जहाँ पे ये प्रमुख रूप से बोली जाती हैं वो इनके आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं हिंदी उपभाषा में जो 5वीं उपभाषा है, हिंदी भाषा की जो 5वीं उपभाषा है वो क्या है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से तात्पर्य ये है जैसे हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही है, नेपाल में जो बोली जा रही है, ठीक है, और नेपाल में जो बोली जा रही है और कुमाऊँ में बोली जा रही है, उत्तराखंड में जो बोली जा रही है, वो सब कौन सी बोलियां हैं और इनका जो है कैसे किसके द्वारा विकास हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी हिंदी की 5वीं उपभाषा है और इसका जो है, इसका जो विकास है खस अपभ्रंश से है। किससे है? खस अपभ्रंश से। अगर पूछा जाए कि सॉरी ये खस रहेगा, खस अपभ्रंश से है। ठीक है। और इसमें लगभग 30 से अधिक बोलियां हैं। 30 से अधिक बोलियां इसमें समाहित हैं। 30 से अधिक बोलियां इसमें समाहित हैं। ठीक है। लेकिन अब 30 की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके 2-3 जो बोलियां हैं प्रमुखता से उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है जो हिमाचल के पास बोली जाती है, कुल्लई। ठीक है। कुल्लई ये क्या है? पहाड़ी हिंदी इसी कहा गया। कुल्लई मतलब कुल्लू मनाली आप सुने होंगे, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? शिमला, सिरमौर, ठीक है, शिमला है, जौनसार, मंडी, चंबा, पहाड़ों वाली शाम को, ठीक है, चंबा आदि जो क्षेत्र हैं ये जो है कुल्लुई या कुल्लई बोली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है? कुमाऊनी। कुमाऊनी कहाँ है? कुमाऊँ क्षेत्र के आसपास जो बोली जाती है। कुमाऊँ क्षेत्र के आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक, आदि। तीसरा है गढ़वाल, गढ़वाली। गढ़वाल के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। गढ़वाल क्षेत्र के आसपास। गढ़वाल क्षेत्र के आसपास में कौन सा है? टिहरी, ठीक है, टिहरी गढ़वाल आता है। ठीक है। और कौन सा आता है इसका? इसका जो प्रमुख है क्षेत्र है श्रीनगर। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं भैया, ये श्रीनगर उत्तराखंड में है, वहाँ वाला श्रीनगर है। ठीक है। तो यहाँ के आसपास जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है। जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, नैनीताल है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यूएस नगर है, यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर, वहाँ सब पे कुमाऊनी बोली जाती है। इसका चौथा है नेपाली। नेपाली, अब नेपाली जैसे नाम है, नेपाल के नेपाल पूर्वी, बेसिकली क्या है? पूर्वी नेपाल के आसपास का क्षेत्र। बोला तो पूरे नेपाल में है, लेकिन मुख्यतः
पूर्वी नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी जो भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास है लेकिन आप आराम से समझिए। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ, संस्कृत का पाली, पाली में प्राकृत, प्राकृत में अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। खड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमने शुरू में ही बता दिया था कि बांचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ, पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ और इसकी प्रमुख कौन कौन सी बोलियां हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। इसमें जो आपको ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट के द्वारा फिर से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे UPPCS, SSSC इन सब का तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।